हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मृति सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल एलएलएस विथ एसएस पे। आज मैं आपको मादा युग्मक जनन यानी अंडाणु जनन पढ़ाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मेरी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करती हूँ। मादा युग्मक जनन। मादा युग्मक जनन को अंडाणु जनन भी कहते हैं, क्योंकि जो मादा युग्मक जनन है, जो कि मादा में युग्मक का निर्माण होता है, तो उस मादा युग्मक को अंड कहा जाता है। इस वजह से अंड के निर्माण को अंडाणु जनन कहा जाता है। उसे oogenesis इंग्लिश में कहते हैं। अंडाणु जनन यानी oogenesis। तो ये oogenesis अंडाणु जनन होता कैसे है, उसे जानने के लिए आपको ओवरी का पिक्चर, ओवरी का डायग्राम देखना पड़ेगा। ओवरी मीन्स अंडाशय। तो अंडाशय की आकृति मैं आपको जब मादा जनन तंत्र पढ़ा रही थी उस वक्त मैं आपको अंडाशय के बारे में बताई थी कि अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग है, क्योंकि वहीं पे अंडाणु का निर्माण होता है और युग्मक का निर्माण ही लैंगिक जनन के लिए अति आवश्यक होता है। तो मादा जनन तंत्र में जो अंडाशय है वो अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। इस वजह से अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग है। तो अंडाणु जनन को डिटेल में अच्छे से समझने के लिए आपको मादा जनन अंग को समझना पड़ेगा। तो मादा जनन अंग में जो है वो पिक्चर आप देखिए, ये वाली ये पिक्चर है। तो ये जो अंडाशय है ये अंडाशय की आकृति है और ये अंडाशय की टीएस की आकृति है। टीएस कहने का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि अनुदैर्घ्य काट। जब आप अंडाशय का अनुदैर्घ्य काट करोगे तो आपको कुछ ऐसी आकृति नजर आएगी। तो इसी अंडाशय के अंदर ये अंडाणु का निर्माण कैसे होता है वही चीज मैं आपको बताऊंगी। तो आप ये देखिए, यहाँ जो चीज़ है, ये भाग आप देखिए, ये भाग जो कि अंडाशय का जो पेल्विक वॉल होता है, उसका पेल्विक दीवार उससे लगी रहती है, जिसको मेसोवेरियम कहते हैं। वो जो मादा लैंगिक अंग है वो उस जगह से ये जुड़ा रहता है, तो इसे मेसोवेरियम कहते हैं। और आप इसमें लगी हुई कोशिकाओं को देखिए, ये कोशिकाएं जर्मिनल एपिथेलियल की कोशिका कहलाती है। ये जर्मिनल एपिथेलियल की कोशिका है। इसी कोशिका से वृद्धि करके और आकृति बदल करके कुछ दिनों में, कुछ समय के बाद वो एक ओवम, एक अंडाणु का निर्माण करता है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियल से इसका निर्माण शुरू होता है। ये जर्मिनल एपिथेलियल की कोशिका वो वृद्धि करती है। वृद्धि करके ये जो कोशिका है कुछ ऐसी आकृति बनाती है। एक सिंगल, एक अकेली कोशिका के ऊपर ढेर सारी कोशिकाओं की परत लग जाती है और ये कहलाता है प्राथमिक oocyte। ये प्राइमरी oocyte कहलाता है। और इसके बाद फिर इसके ऊपर कई सारे और भी परत लग जाते हैं। डबल, 2 बार परत बन जाता है। वो आकृति आप यहाँ देखिए, ये डबल परत बन गया है इस कोशिका के ऊपर। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ये वाली प्राइमरी oocyte कहलाती है और ये सेकेंडरी oocyte कहलाती है। फिर कुछ दिनों के बाद इस आकृति में फिर और बदलाव आता है और ये बदलकर आकृति कुछ ऐसी हो जाती है। और ये जो है प्री मैच्योर, यानी कि ये अपरिपक्व ओवम है। ये अपरिपक्व पुटक कहलाता है, फॉलिकल। ठीक है, ये जो है वो फॉलिकल कहलाता है। एक्चुअली ये जो है ये पूरा ही फॉलिकल कहलाता है, पुटक कहलाता है। तो ये जो है प्राथमिक पुटक है, ये द्वितीयक पुटक है और ये एक प्रीमेच्योर अपरिपक्व पुटक है जिसमें कोशिका कुछ ऐसी लगी रहती है। फिर कुछ दिनों के बाद ये जो कोशिका है वो थोड़ी सी, वो बाहरी कोशिकाओं से थोड़ी सी अलग होती है और इसमें कुछ गैप, ये जो आप देखिए कुछ थोड़ी खाली जगह भी रहती है। यहाँ भी खाली जगह है। इस खाली जगह को एंट्रम कहते हैं। इस जगह को एंट्रम कहा जाता है। वो खाली जगह एंट्रम कहलाता है और ये कोशिका कुछ इस तरीके से अलग हो जाती है। अब जब ये ऐसी आकृति बन जाती है तो ये एक मैच्योर पुटक हो गया, यानी ये परिपक्व पुटक है। ये
इमेच्योर था, अपरिपक्व था, अब ये परिपक्व पुटक बन गया। अब ये परिपक्व पुटक यानी कि ओवम, अंडाणु यहाँ बनकर तैयार है। और इस मैच्योर फॉलिकल, इस परिपक्व पुटक को हम लोग ग्राफियन पुटक भी कहते हैं। ग्राफियन पुटक इसलिए कि ग्राफियन एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने, उस वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, इसलिए उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया, वो ग्राफियन पुटक भी इसे कहते हैं। कुछ समय के बाद जब ये पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो कुछ समय के बाद जो है ये परिपक्व अंडाणु, जिसे ओवम कहते हैं, वो परिपक्व अंडाणु इस अंडाशय की भित्ति से बाहर निकल आता है। ठीक है, ये सिर्फ जो ओवम है, जो ओवम की कोशिका, जो अंडाणु की कोशिका है, वो सिर्फ कोशिका बाहर आती है, ना कि ये पुटक बाहर नहीं आता, सिर्फ ये कोशिका बाहर आती है अंडाणु की। तो ये जो पुटक अंदर रह जाता है, वो पुटक एक आकृति बनाता है। इस आकृति को कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, इसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये यंग कॉर्पस ल्यूटियम है, यानी अभी ये प्राथमिक कॉर्पस ल्यूटियम है। कुछ समय के बाद ये परिपक्व कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, वो कुछ आकृति ऐसी होती है। ये परिपक्व कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, क्योंकि इसमें खास प्रकार का हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इससे निकलता है। तो ये जो प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है, ये जो अंडाशय की सतह से ये अंडाणु का निकलना, इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओवुलेशन। ये अंडोत्सर्ग कहलाता है। जब इसकी सतह से ये अंडाणु अंडाशय की सतह से बाहर निकल जाता है, तो ये बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही अंडोत्सर्ग कहते हैं। ओवुलेशन कहा जाता है, अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन कहा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है जर्मिनल एपिथेलियल से यहाँ अंडाणु निकलने तक की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में पूरे 14 दिन लगते हैं। ठीक है, 14 डेज, ये 14 दिन यहाँ से यहाँ तक लगता है। और जब यह बाहर निकल जाता है, तो मैं आपको मादा जनन तंत्र में बताई थी कि अंडाशय के बगल में एक आकृति, जस्ट उसके बगल में एक आकृति लगी होती है, जिसे कि फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी कहते हैं। वह अंडवाहिनी के अग्रभाग में एक उंगली जैसी आकृति होती है, जिससे फिम्बरी कहा जाता है। वो फिम्बरी में ये अंडाणु चला जाता है, उसके बाद वो अंडवाहिनी में चला जाता है। फिर अंडवाहिनी में वहाँ जाकर क्या होता है, ये बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, वहाँ पर क्या होता है। तो ये चीज़ें इधर से निकल गई, तो यहाँ से यहाँ तक और 14 दिन लगा, 14 डेज। और बाकी जो ये कॉर्पस ल्यूटियम बच गया, ये कॉर्पस ल्यूटियम भी यहाँ और अगले 14 दिन तक यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। यानी यहाँ से यहाँ तक पूरे 14 दिन, 14 डेज, और आगे 14 डेज यानी 28 डेज, 28 दिन का ये पूरा चक्र है। यहाँ से यहाँ तक 14 दिन, फिर यहाँ से यहाँ तक 14 दिन, यानी 28 दिन। यह सिर्फ आगे का 14 दिन तब ही होता है जब यह अंडाणु जो है अंडवाहिनी में निषेचन नहीं किया होता, तभी यह कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ 14 दिन तक रहता है। अन्यथा यह अगर निषेचित हो गया, अंडवाहिनी में अगर इसका निषेचन शुक्राणु से हो गया, तो यह अगले 9 महीने तक यहीं पर वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता रहता है। 9 महीने इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक मानव अंडाशय की बात हो रही है, तो मानव में जब निषेचन होता है तो उससे एक बच्चे का निर्माण होने में पूरे 9 महीने लगते हैं, इसलिए मैं 9 महीने की बात कर रही हूँ। तो यह जो है अगर निषेचित हो गया, तब इस कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालना होगा, और ये यहाँ पे 9 महीने तक रहेगा। और अगर ये निषेचन नहीं हुआ तो अगले 14 दिन में ये वहीं पर ये डिजेनरेट कर जाएगा, यानी कि वो वहाँ पर नष्ट हो जाएगा। वो एक नष्ट होने से पहले एक आकृति बनाता है, जिसे कॉर्पस एल्बिकन कहते हैं। ये कॉर्पस एल्बिकन नाम की आकृति होती है, और ये फिर वहाँ पर रहता है, और फिर वो वहाँ से नष्ट हो जाता है। और उसके बाद ये प्रक्रिया जो है हर 28 दिन में ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। ये 28 दिन में ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, और ये इस तरीके से
अंडाणु का निर्माण होता है। और ये जो आप बीच में आकृति देख रहे हो, ये सब ब्लड वेसल्स कहलाता है, यानी ये रक्त की कुछ थक्के होते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे और भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है, बहुत सारे पुटक होते हैं, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर समझ आए इसलिए यहाँ पे ढेर सारी कोशिकाएं नहीं बनाई गई है। तो ये जो खाली जगह होता है, ये खाली जगह को स्ट्रोमा कहते हैं, इसे स्ट्रोमा कहा जाता है। और ये आकृति होती है टीएस ओवरी की, अंडाशय के अनुदैर्घ्य काट की। तो ये जो निर्माण है, जो निर्मित हुआ जर्मिनल एपिथेलियल से ओवम का जो निर्माण हुआ, जो अंडाणु का निर्माण हुआ, ये एक निर्माण होने का आधार क्या है, ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। इसका निर्माण होने का आधार जो है वो आपको इस डायग्राम में समझ आएगा। इस डायग्राम को देखिए। मैं आपको नर जनन तंत्र में नर युग्मक जनन जब पढ़ा रही थी, उस वक्त भी ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। उसमें और इसमें दोनों में ही वो बिल्कुल एक समान है, लेकिन कुछ अंतर आपको नज़र आएगा। वो चीज़ मैं बताऊंगी कि इसमें क्या अंतर है। ये है क्या, ये कोशिका विभाजन है। ये युग्मक जनन जो आप पढ़ते हो, चाहे वो अंडाणु जनन हो या शुक्राणु जनन हो, दोनों ही एक कोशिका का निर्माण है। इस कोशिका निर्माण में क्या होता है कि जो द्विगुणित कोशिका होती है, जिसमें कि पूरी संख्या है गुणसूत्र की, जैसे इंसान की बात हो रही है तो उसमें 46 कोशिकाएं, 46 गुणसूत्र होती है एक कोशिका में। तो जो पूरी संख्या गुणसूत्र की होती है, वो पूरी संख्या मियोसिस डिवीजन से, अर्धसूत्री विभाजन से आधी हो जाती है, संख्या उसमें आधी बच जाती है। यानी जो 46 क्रोमोसोम की संख्या है, वो पूर्ण विभाजन के बाद उस कोशिका में संख्या आधी रह जाएगी, यानी 23 रह जाएगी। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के आधार पे ये युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के आधार पे ही होता है। तो वही अर्धसूत्री विभाजन को आपको यहाँ पर जानना है। तो इस कोशिका को आप देखिए, यहाँ पे 2n लिखा हुआ है। 2n यानी कि ये द्विगुणित कोशिका है, डिप्लॉइड है, इसमें पूरी संख्या है क्रोमोसोम की, गुणसूत्र की। उसको प्राइमोर्डियल सेल कहते हैं, प्राइमोर्डियल की कोशिका। यानी कि प्राइमोर्डियल कोशिका को आप जर्मिनल एपिथेलियल बोलते हो। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही थी, ये जो कोशिका है, ये जर्मिनल एपिथेलियल, वही है प्राइमोर्डियल सेल। तो इस कोशिका, ये जो कोशिका है वो द्विगुणित कोशिका है। ये द्विगुणित कोशिका सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में आता है, यानी कि वो सबसे पहले गुणन करता है। यानी ये जो कोशिका है वो गुणन करके ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो वो जो है पहले एक कोशिका दो कोशिका में बदलेगा, वो भी द्विगुणित कोशिका ही होगी। वो सिर्फ गुणन कर रहा है, बिल्कुल एक समान दोनों कोशिका होगी। फिर उसमें विभाजन होगा और उसमें से फिर दो और इसमें से दो, टोटल 4 कोशिकाएं बनकर तैयार होगी। ये गुणन करके 4 कोशिका बन जाएगी, जो बिल्कुल अपने जनक कोशिका के समान होता है। ये जनक कोशिका के ये बिल्कुल समान होता है, ये गुणन कर रहा है सिर्फ। तो ये जो 4 कोशिका गुणित होकर तैयार हुई, उसको बोलते हैं उगोनियम, उसे उगोनियम कहा जाता है। फिर ये उगोनियम जो है अभी ये पुत्री कोशिका है, यानी कि अभी ये परिपक्व नहीं है, तो इसे परिपक्व होने के लिए इसमें अगली अवस्था में इसे आना पड़ेगा। और वो मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन अवस्था से ग्रोथ फेज में आ जाएगा। ग्रोथ फेज यानी कि वो परिपक्व अवस्था में आ जाएगा। तो जब वृद्धि की अवस्था में आएगा तो वृद्धि करेगा, और वृद्धि करने के बाद फिर ये विभाजन करने लायक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, इसे कहते हैं प्राइमरी oocyte। फिर इसमें विभाजन होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब जो इसमें विभाजन हो रहा है, ये विभाजन मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 बार होता है, एक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और फिर होता है दूसरा सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो एक बार विभाजन होता है तो एक बार विभाजन में 2 कोशिका बनकर तैयार होती है, और दोनों में ही आधी आधी संख्या होती है गुणसूत्र की, और वो गुणसूत्र की संख्या 23 और 23 होती है। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए कि एक छोटी कोशिका है और एक बड़ी कोशिका है। इसमें जब निर्माण होता है अंडाणु का,
तो उसमें जब प्राइमरी oocyte विभाजन करता है तो एक बड़ी कोशिका होती है, यानी ये नॉर्मल कोशिका है, एक साधारण कोशिका है। लेकिन एक कोशिका जो होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या तो 23 होती है, लेकिन इसमें जो साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव बहुत कम होता है, कुछ अंग की भी इसमें कुछ कमी होती है, जो कि आगे चलकर ये विभाजन तो करेगा लेकिन ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसको प्राइमरी पोलर बॉडी कहा जाता है, इसको प्राथमिक ध्रुवीय कहा जाता है, ध्रुवीय सेल प्राइमरी पोलर बॉडी कहा जाता है। आगे ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब हो जाता है तो आगे चलकर इसमें अगली अर्धसूत्री विभाजन होती है, अगली अवस्था सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है। तो ये कोशिका विभाजन तो करता है लेकिन ये इसमें कोशिका द्रव और कुछ अंग कम होने की वजह से और कुछ पोषण तत्व कम होने की वजह से ये आगे चलकर विकसित नहीं होता, बस ये यहीं पर रुक जाता है। और जो नॉर्मल कोशिका थी, एक साधारण कोशिका जो थी, वो कोशिका आगे चलकर विभाजित होती है और विभाजन के फलस्वरूप उसमें से दो कोशिका बनकर तैयार होती है जो अर्धसूत्री विभाजन से बनकर तैयार हुए, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी है, वो अगुणित है। इसमें एक छोटी है और एक बड़ी है, यानी कि जब नॉर्मल जो साधारण कोशिका है जब उसका विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप इसमें से एक कोशिका जो है वो उसमें कोशिका द्रव कम होता है और अंगक भी कुछ कम होते हैं और पोषण भी इसमें कम होता है, लेकिन एक ही कोशिका है जो कि वह नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल कोशिका से विभाजन होकर सिर्फ एक कोशिका नॉर्मल बनता है और एक फिर से पोलर बॉडी बन जाता है। तो ये टोटल सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद यानी दूसरी अवस्था जब पूरी हो जाती है अर्धसूत्री की, तो 3 पोलर बॉडी बनकर तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी, इसे सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। सिर्फ एक ही कोशिका है जो आगे चलकर विकसित होती है और यही आगे चलकर ओवम में अंडाणु में बदलती है। तो जब यह कोशिका तैयार होती है उसे कहा जाता है ऊटीड, उसे ऊटीड कहते हैं। आगे चलकर फिर जब ये परिपक्व होती है तब उसे ओवम कहते हैं। आप यहाँ पे मैं ओवम लिखी हूँ, आप ओवम यानी अंडाणु कह सकते हो, लेकिन असल में यह ऊटीड कहलाता है। जो आगे चलकर फिर आकृति कुछ बदलती है इसमें, तब ये ओवम बनता है। तो एक परिपक्व अंडाणु की आकृति कैसे होती है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए सिर्फ एक ही कोशिका विकसित होती है ओवम में, लेकिन नर जनन तंत्र में आपको मैं बताई थी कि जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो दोनों कोशिका जो होती है वो बिल्कुल एक समान होती है और नॉर्मल होती है, और आगे चलकर जब 4 कोशिका बनती है तो चारों कोशिका फिर नॉर्मल होती है और चारों ही कोशिका विकसित करके वो पूर्ण रूप से एक परिपक्व शुक्राणु बनाती है। ये भी परिपक्व शुक्राणु, ये भी चारों ही परिपक्व शुक्राणु बनाती है। लेकिन अंडाणु जनन में सिर्फ एक ही कोशिका अंड बनाती है। इसलिए कभी कभी यह सवाल भी पूछा जाता है कि नर युग्मक जो है वो नर युग्मक मादा युग्मक से 4 गुना ज्यादा होता है, क्यों? तो यही कारण है क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अंडाणु ही विकसित होता है, सिर्फ एक ही ऊटीड अंडाणु में बदलता है, और वहाँ जो है वो चारों स्पर्मेटिड्स स्पर्म में यानी चारों स्पर्मेटिड शुक्राणु में बदल रहा था। तो ये हो गया विभाजन का आधार, जो कि मैं आपको इस डायग्राम में बताई कि वो जर्मिनल एपिथेलियल की कोशिका जो प्राइमोडियल की कोशिका है वो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कैसे बदला, और ये है उसका आधार जो है अर्धसूत्री विभाजन। तो ये चीज़ें थी इसमें, और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं। हार्मोनल कंट्रोल है इसमें, हार्मोन का नियंत्रण कैसे होता है, फिर एक परिपक्व अंडाणु कैसा होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ये सिर्फ अंडाणु जनन के लिए था, जो मुझे लगता है शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।